क्या नमन भाई, आजकल सुनने में आ रहा है कि तुम बहुत सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और इस समझने में बहुत सारे लोगों के भेजे भी खा रहे हो, ऐसा सुनने में आया। अरे नहीं रूल, मैं ऐसा एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है क्या यार? परेशानी? और तुझे क्यों? परेशानी कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट का नाम है क्या, जो मुझ पर नहीं आ सकता है, बात करता है? अरे नहीं, हर वक्त तू ही तो दूसरे की परेशानी बन जाता है, तो तुझ पर दूसरी परेशानी कैसे आ सकती? अरे भाई सीधी तरह समझ लेना, अगर बदबू में कोई हवा छोड़े तो उस पर खुशबू आ सकती क्या? नहीं आ सकती ना। ठीक इसी तरह तुझे से एक परेशानी पर दूसरी परेशानी कैसे आ सकती? अच्छा चल छोड़, तेरी परेशानी बता। सुन भाई, मेरी परेशानी ये है कि मैंने बहुत सारे इमरजेंसी देखे हैं। जैसे एक नंबर की इमरजेंसी लगी तो पूरे काम बंद करके पेशाब खाने के ओर दौड़ना। 2 नंबर की इमरजेंसी लगी तो पूरे कारोबार बंद करके टॉयलेट के ओर दौड़ना। लेकिन ऐसी कौन सी हिंदुस्तान में इमरजेंसी आ गई थी यार कि 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान को ही बंद कर दिया? गजब की बात है यार, समझ नहीं आ रही है। बता देना यार थोड़ा नई रूल, ये फिर कर देना पागलों जैसे सवाल, तो फिर सुन ले जवाब। हिंदुस्तान में इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 के दरमियान का जो 21 महीनों की मुद्दत है, उस मुद्दत में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया था। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड इमरजेंसी पावर एक हालत का नाम है जिस हालत में गवर्नमेंट को उन पॉलिसीज़ को अप्लाई करने का हक मिलता है जिसको नॉर्मल ज़माने में या तो नॉर्मल हालत में गवर्नमेंट को उस पॉलिसीज़ को इनैक्ट करने का हक ना मिलता हो। हिंदुस्तान में इमरजेंसी या तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी तब लागू किया जा सकते हैं जब हिंदुस्तान में अननेचुरल डिजास्टर्स, मेडिकल एपिडेमिक, मेडिकल पेंडेमिक, सिविल अनईज और बायोसिक्योरिटी रिस्क हो। वैसे तो इमरजेंसी का 3 किस्म है, नेचुरल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। स्टेट इमरजेंसी वह है जो पूरे देश में ना हो बल्कि हिंदुस्तान के कोई एक राज्य में हो। और फाइनेंशियल वो है जो कि हिंदुस्तान में अगर फाइनेंशियल कोई रिस्क आए तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ एक लेटर लिखेगा जिसमें पूरे कॉम्प्लेक्स बयान करेगा। अगर प्रेसिडेंट को इस कंप्लेन से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सच में ऐसा प्रॉब्लम अतौरी हुआ है, वाकई हुआ है, तो फिर प्रेसिडेंट उस लेटर में इंडोर्स करेगा, जिसके बाद पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाएगी। अब हमारे दिमाग में एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही कॉमन सवाल आ सकता है कि क्या हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक ऐसा आर्टिकल है, तो कोई एक कानून लिखा हुआ है जिसमें इंडियन इमरजेंसी का डिक्लेरेशन का बयान हो? तो हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट 1949 में आर्टिकल 352 एक्सप्लेन करती है कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी का हक सिर्फ प्रेसिडेंट को है। अगर प्राइम मिनिस्टर या तो दूसरे कोई मिनिस्टर्स हिंदुस्तान में कोई एक थ्रेट या तो इमरजेंसी के काबिल कोई एक वजह महसूस करते हैं तो फिर उनको लेटर में पूरे कंप्लेंट्स और पूरे वजह लिखकर प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ेगा और प्रेसिडेंट के सामने पूरी तरह बयान करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किसके वजह से आप लोग महसूस करते हैं कि इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर प्रेसिडेंट ये सब को पढ़कर उसको इत्मीनान हुआ, वो सेटिस्फाई हुए कि सच में हिंदुस्तान में इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो इस लेटर पर साइन इंडोर्स कर देंगे, जिसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर या तो उस फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर हक होगा कि वो हिंदुस्तान पर इमरजेंसी लागू करे, वरना तो नहीं। यही है उसके शुरुत, जिसके वजह से 1975 में उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन आली अहमद के पास इंदिरा गांधी गई और पूरी बात और पूरी जो वजह वो महसूस की थी सबको बयान की, जिसके वजह से फखरुद्दीन आली अहमद महसूस किए कि हाँ ये सच है और हिंदुस्तान को इस वक्त एक इमरजेंसी की ज़रूरत है, और वो उस लेटर पर साइन इंडोर्स कर दी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जिम्मेदारी आई कि वो अभी इमरजेंसी लागू करे, और वो लागू भी कर दी, वो भी 21 महीनों के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो और इस टॉपिक इंडियन इमरजेंसी के सबसे मूल और अहम वजह और रीजंस क्या थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इतना गुस्सा आया कि 1975 में हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू कर दिया। क्या इमरजेंसी की इतनी ज़रूरत थी कि पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू किया जाए या नहीं? इसके पीछे क्या वजह है, चलिए जानते हैं। 1971 के लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंदिरा गांधी जय नारायण के खिलाफ इलेक्शन जीत गई, जिसके वजह से जय नारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का इल्ज़ाम लगाए, जिसमें जय नारायण ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के एक ऑफिशियल आदमी थे जिसका नाम है यशपाल कपूर, जिसको उन्होंने अपने इलेक्शन के मकसद के लिए इस्तेमाल किया और उससे वोट कलेक्ट करके इलेक्शन जीत गई। और इस इल्ज़ाम के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में
पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के मातहत एक केस दर्ज करवाई। बहुत सारे मुकदमे के बाद उस वक्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने बहुत बड़ा हिस्टोरिक वर्डिक्ट ऑर्डर किया इंदिरा गांधी के खिलाफ के इंदिरा गांधी अब के बाद 5 साल कोई भी इलेक्टोरल पोजीशन या तो कोई भी इलेक्टोरल कैंडिडेचर का हक नहीं रखेगी और उसको सब फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, कोई भी इलेक्शन में खड़ नहीं पाएगी। ये सज़ा 12 जून 1975 को धारा नंबर 123 के मातहत सुनाई गई थी। अगर इंदिरा गांधी को यकीन था कि इस सब साजिशों के पीछे अपोजिशन लीडर्स के हाथ है, जिसके वजह से इंदिरा गांधी के एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा, क्योंकि इंदिरा गांधी को यकीन था कि इसको फंसाया गया है, ये सच इल्ज़ामात नहीं है, जिसके वजह से इंदिरा गांधी ने इस हिंदुस्तान में दोबारा अच्छे से कंट्रोल हासिल करने के लिए 1975 में इमरजेंसी का ऐलान किया और फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त के प्रेसिडेंट से साइन इंडोर्स करवाया। और उनको मालूम था कि अपोजिशन लीडर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको बदला लेने का भी हक मिल जाएगा, अगर प्रोटेस्ट किए तो उनको जेल में डाल देंगे। तो जैसे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किए थे तो उनको जेल में डाले, और बीजेपी और आरएसएस से रिलेटेड जितने लोग प्रोटेस्ट किए थे उसमें से सबसे पहले जेल जाने वाले आदमी थे अरुण जेटली, जो कि अब इस दुनिया में ना रहे, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे दी गई सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना मत भूलना, और ऐसे वीडियो को जो लाइक करते जो स्टूडेंट्स है सबको शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए।